नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। अपने आप पर भरोसा रखें, यही भरोसा आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूजर्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है जहां पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहां पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहां पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहां पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करके आगे हम लोग अभी क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। आप लोग केसेस बताइएगा, उसके पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में कुछ व्याधियां ऐसी बताई है कि हमारी कुछ आयुर्वेदिक मतलब सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया गया है कि हमारी व्याधियां जो होती हैं कुछ आध्यात्मिक व्याधियां होती हैं, कुछ आदि भौतिक व्याधियां होती है, कुछ आदि दैविक व्याधियां होती है। सुश्रुत सूत्र स्थान 24 चैप्टर में 4th नंबर के श्लोक में क्या बताया, आप लोगों को ये मालूम होगा रेफरेंस, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि हम लोग ना बार बार रिविजन करते हैं। हम जब रिविजन करते हैं ना तो हम अपने शास्त्र को और अच्छे से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें सब बातें याद आ जाती है। तो किताबी नॉलेज को पढ़ना भी चाहिए और उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से पेशेंट भी देखना चाहिए। ये ऐसा हमारे सर लोगों ने सिखाया, हमारे गुरु लोगों ने सिखाया। तो ऐसा बताया कि ते पुनः सप्त विधा व्याधया, मतलब ये 7 तरह की व्याधियां होती है। तद्यथा आदि बल प्रवृत्ता, जन्म बल प्रवृत्ता, दोष बल प्रवृत्ता, संघात बल प्रवृत्ता, काल बल प्रवृत्ता, दैव बल प्रवृत्ता, स्वभाव बल प्रवृत्ता। ये मैं इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो व्याधियां होती है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये 3 मेन है, इन्हीं पे आगे 7 विभाग हो जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक व्याधियां होती है ना वो आदि बल प्रवृत्त, अगर हम लोग देखेंगे तो शुक्र और आर्तव में रहने वाला बीज वैगुण्य से उत्पन्न व्याधियां, मतलब अगर वो पिता के शुक्र के थ्रू व्याधि जा रही है या माता के आर्तव से जो जा रही है, बीज में विगुणता उत्पन्न होने की वजह से जो व्याधि हो रही है, जैसे कि कुष्ठ व्याधि है, इसको हम बोलेंगे आदि बल प्रवृत्त व्याधि। दूसरा व्याधि होता है ये क्योंकि मात्रज और पित्रज भाव के विकृति के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है जन्म बल प्रवृत्ति। जन्म बल प्रवृत्ति का मतलब है कि गर्भाव क्रांति के टाइम पे, मतलब जो कंसीव करने के टाइम पे माता ने मिथ्या आहार विहार का सेवन किया है, उसके वजह से जो व्याधियां उत्पन्न होती है, जैसे कि गर्भाव क्रांति हो गया, मतलब उस टाइम पे किसी ने बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा मिर्च मसाला वगैरह खा लिया, तो उससे मसूरी का होता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसी व्याधियां हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं जन्म बल प्रवृत्त। जन्म के टाइम पे जो विकृत बलवान दोष होते हैं उनसे प्रवृत्त जो व्याधियां होती हैं, तो वह ऐसा हो सकता है कि रसज हो सकती है, मतलब माता ने जो आहार रस, माता ने जो मिथ्याहार विहार किया तो जो रस विकृत हुआ उससे उत्पन्न व्याधियां, या दौरित भाव, जैसे कि दौरित भाव में जैसे कि हम लोग ने ऐसा पढ़ा है कि 8वें महीने में 2 हृदय हो जाते हैं, दौरित अवस्था हो जाती है। ओज जो होता है वो माता में या बच्चे में जाता है। उस टाइम पे माता को बहुत ज्यादा इच्छा होती है
कि मैं खट्टा खाऊं, मीठा खाऊं, केक खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, और वो इच्छा अगर पूरा नहीं किया गया, गर्भ की इच्छा रहती है तो वो नहीं पूरा किया गया तो व्याधियां हो जाती है। और आयुर्वेद इसको बहुत डीप में मानता है। तो ये होता है रसज और दौर्हिदज, जन्म बल प्रवृत्ति, गर्भाव क्रांति के बाद में। तीसरा टाइप होता है दोष बल प्रवृत्ति, मतलब जन्म के पश्चात शारीरिक और मानसिक दोषों से उत्पन्न व्याधियां, जैसे कि ज्वर व्याधि, बुखार वाली। तो ये भी अलग अलग टाइप की होती है। दोषों को दोष जो है, अगर आमाशय में है तो ज्वर होगा, पक्वाशय में है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब कुछ अलग व्याधि हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, या शारीरिक व्याधि हो सकता है, मानसिक हो सकता है। दोषों के विगुणता से जो व्याधि होती है उसको शारीरिक बोलते हैं, और रज और तम बढ़ने की वजह से उन्माद, अपस्माद और मानसिक रोग बहुत सारे, जैसे कि अतत्वाभिनिवेश, अतत्वाभिनिवेश, सॉरी अतत्वाभिनिवेश, ये व्याधि हो सकती है, या अभिन्यास ज्वर, या फिर कुछ ग्रह पीड़ित, जैसे कि आगंतुक उन्माद में बताया कि बहुत सारे देव ग्रह, पितृ ग्रह, राक्षस ग्रह, भूत ग्रह, पिशाच ग्रह, ऐसे ग्रहों से उत्पीड़ित आगंतुक व्याधियां भी हो सकते हैं। ये मानस व्याधियों में आते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया, आदि बल प्रवृत्ति, जन्म बल प्रवृत्ति, दोष बल प्रवृत्ति, ये सारे आध्यात्मिक व्याधियां हैं। उसके बाद में आता है आदि भौतिक व्याधियां। इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि आदि भौतिक व्याधियां हैं वो सजीवकृत या निर्जीवकृत, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाला या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाला। तो इसमें बोला है कि व्यापन्न ऋतुकृत, निर्जीवकृत मतलब नॉन लिविंग चीजों से उत्पन्न होने वाला। सजीवकृत तो हमें किसी जीवित इंसान ने प्रॉब्लम दिया या प्रेतात्मा ने किया तो आदि भौतिक व्याधि होगी। लेकिन निर्जीवकृत में ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है, जैसे कि अगर ऋतु अलग हो गया है और उसकी वजह से व्याधि हो रहा है, या अव्यापन्नकृत, ऋतुकृत, वो निर्जीवकृत हो गया। फिर आता है आदि दैविक व्याधियां। आदि दैविक का बहुत ज्यादा महत्व है। आदि दैविक व्याधियां होती है दैव बल प्रवृत्ति। दैव बल प्रवृत्ति, इसमें भी 3 टाइप है, दैव बल प्रवृत्ति, स्वभाव बल प्रवृत्ति और काल बल प्रवृत्ति। तो दैव बल प्रवृत्ति जो रहती है, इसमें कुछ ऐसी शक्तियां रहती है, जैसे कि किसी ऋषि मुनि ने अभिशाप दे दिया, इसने बद्दुआ दे दिया, उसके वजह से व्याधि होना, या फिर अथर्वणकृत, किसी मंत्र का उच्चारण करके और सामने वाले को आघात करना। पहले के जमाने में होता था, अथर्व विद्या रहती थी, अथर्ववेद से लेके, और उससे आघात पहुंचाया जाता था और व्याधि हो जाता था। और उसका इलाज भी, तोड़ भी वो मंत्रों से, दैवपाश्र चिकित्सा से ही होता था। तो ये सब आदि दैविक व्याधियों के अंडर में आता है। या फिर ब्लैक मैजिक कोई कर देता है, टोटका कर देता है, तो उनसे बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं। या फिर ऐसे होता है कि पितृ दोष लग जाता है किसी के घर में, पितरों का श्राप लग जाता है। अभी जैसे कि ये अभी चतुर्दशी बीत रहा है ना, तो पितृपक्ष शुरू हो जाएगा कल से। तो पितृपक्ष में अपने जितने भी पितृ लोग हैं वो आते हैं घर में, जितने भी अपने दादा परदादा, वो सारे लोग आते हैं, वो सारी आत्माएं आती हैं। और उनको अगर हमने अच्छे से खाना पीना नहीं दिया, अगर हमने खाना पीना दिया अच्छे से, उनको शांत कराया, तो वो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं, फिर कुल का उन्नति होता है। लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं किया उनको, और हम लोग गलत कामों में हैं, दारू पी रहे हैं और नियम से नहीं रह रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं पितृपक्ष में, तो वो श्राप देके जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि देवताओं को तो हम मना लेते हैं, हम बोलते हैं अपराध सहस्त्राणि क्रियते हनिशम्या, मतलब हमसे जो भी गलती हुई है भगवान हमें क्षमा कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन पितृ क्षमा नहीं करते। तो पितृ लोगों से जो श्राप मिलता है, ये सब आदि दैविक व्याधियों को हम मानते हैं। इससे इनफर्टिलिटी भी होता है। और पितृ लोग सपने में आके हमें कांटेक्ट करते हैं पितृपक्ष में, वो बोलते हैं हमें ये दे दो, वो दे दो, वो चीज नहीं दिया तो वो श्राप देके जाते हैं, उससे व्याधियां होती है। और ये आयुर्वेद इस सबको मानता है। तीसरा बोला है कि उपसर्गकृत। उपसर्गकृत का मतलब है कि संक्रामक व्याधियां, आकस्मिक व्याधियां, भूत बाधा, विद्युतकृत, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से अचानक बिजली गिर गई, या भूत बाधा मतलब बैक्टीरिया वायरस की वजह से जो हो गया भूत बाधा, या आकस्मिक इमरजेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ये सब आदि दैविक रहता है। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, कुछ तो ऊपर से विधाता हमें कुछ ना कुछ व्याधियां देते हैं हमारे कर्मों की वजह से।
या संक्रामक व्याधियां जो रहती है, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस रहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, सेप्टिसीमिया होता है, वो सब आधिदैविक व्याधियां बताइए। फिर एक बताया है कि स्वभाव बलकृत, वो स्वभाव बलकृत में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बताया कि स्वभाव से उत्पन्न व्याधियां। तो जैसे कि क्षुधा, किसी को भूख लग रही है, एक इसको एक व्याधि बोला है, या बुढ़ापा आना, और बुढ़ापे की वजह से बहुत सारी व्याधियां, ये स्वभाव बल प्रवृत्ति है, ये अपने आप ही होती है, इसको कोई नहीं रोक सकता, बुढ़ापा सबको आता है। तो ये भी आधिदैविक, उसका दैव जो होता है, मतलब वो नियम से आधिदैविक वो व्याधियां होती है। एक और बोला है कि जो दैव बल प्रवृत्ति में मैंने जो बोला, अभिशाप होना, अथर्ववेद के अभिचारक मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न उल्काघात वगैरह होना। एक और होता है काल प्रवृत्ति। काल प्रवृत्ति मतलब टाइम पे उस सीजन में कुछ गड़बड़ होती है, या वो सीजन सूट नहीं करता है, जैसे कि षड ऋतु के बल के कारण उत्पन्न व्याधि है, जैसे कि पीनस हो गया, प्रतिशय हो गया, सीजनल चेंजेस हो गया, बारिश का मौसम आ गया, बारिश के बाद शरद ऋतु आ गया, तो उस समय वायरल फीवर जो मॉडर्न साइंस बोलते हैं, वही हम आयुर्वेद भी बोलते हैं, ऋतु संधि काल में व्याधि आ गई। तो ये पीनस, प्रतिशय, ज्वर, ये जो होते हैं ना, सर्दी जुकाम बुखार, ये सब आधिदैविक व्याधियों में आता है। तो आयुर्वेद में ये जो है ना, इस पे और डीप रिसर्च होना बहुत जरूरी है। इतना मैंने बताया, मैं बाकी और बताऊंगा। हम लोग थोड़ा सैद्धांतिक बात भी करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। अब आप डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप आइए और आप बताइए कि आपने नीलू बस्ती दिया, तो वो कैसे द्रव्य बनाया था, कृपया बता सकते हैं तो बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप सुन पा रही हैं? शशि तिवारी मैम तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आपने वो नीरू बस्ती कैसे दिया, क्या दिया, वो थोड़ा डिटेल में सभी लोगों को बताइए ना, थोड़ा सब लोग सीखेंगे। जी सर, आपका लेक्चर काफी सुन ही रही थी इधर में, और फिर हस्बैंड को कुछ उस तरह की तकलीफ हुई, और पहले भी जब इनकी रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था या इको कराया था। तो जैसे अल्ट्रासाउंड में लीवर सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम थी, जिसको एलोपैथी वाले तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैंने आरोग्यवर्धिनी वगैरह पहले चलाई थी, बट इन्होंने लंबी ली नहीं थी। और एक बार ऐसे इनको 2021 के दिसंबर में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उनको दिखाने ले गई, तो उन्होंने कुछ कंसीडर नहीं किया, बस ऐसे ही एक समझ लीजिए एल्प्राजोलम टाइप की मेडिसिन दे दी थी। तो फिर मैंने इसीलिए ईसीजी को वगैरह सब कराया था, तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आई थी। और पिछले साल वाइजैक में थे, तब पर भी आपको पता है काफी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब उस वक्त मैं थी नहीं, तो फिर मैंने इसलिए बोल दिया था भाई जाओ दिखा लो। तो फिर उन्होंने तो एडमिट कर लिया था, कार्डियक आईसीयू में सीधे ट्रांसफर कर दिया था। तभी कल क्या हुआ, शाम को इन्होंने फोन करके बोले कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और 2-4 दिन से क्या हो रहा था कि इनको हार्ट बीट थोड़ी ज्यादा जा रही थी। तो इनको अभी पत्तिकर वगैरह जैसे चलाया था, उसके 4-5 दिन पहले एसिडिटी हो रही थी, तो अभी पत्तिकर से आराम आ गया था। साथ में अर्जुन शिरपाक वगैरह चला रहे थे। तो फिर कल बोले कि परसों की हैवीनेस भी लग रही है। तो फिर मैं आपका लेक्चर देख ही रही थी और बार बार सुनती रहती थी कि हृदय रोगों में 10 मूल काढ़े की बस्ती और धनवंतर तेल की बस्ती देते हैं। तो मैंने कहा भाई आज करते हैं हिम्मत, क्योंकि नॉर्मली तो मैं एनीमा ही सर ज्यादा देती हूँ, या बैतरण बस्ती और क्षीर बस्ती इस तरह देती हूँ, मतलब और मात्रा बस्ती मतलब ऑयल वाली ज्यादा यूज करती हूँ। तो फिर मैंने 10 मूल काढ़े की बस्ती बनाई, मतलब उसमें सेंधो वही डाला था 5 से 7 ग्राम, और फिर शहद डाला था मैंने 60 ml, और आपका सर क्षीर वाला 101 आवर्ती 80 ml डाला था। और शतपुष्पा मैं लाई थी, तो शतपुष्पा का कल्क डाला था वही 5 से 7 ग्राम, और 20 ग्राम का मैंने, मेरे को 10 मूल का यौकुट चूर्ण नहीं मिला था, आयुर्वेदशाला वालों का पाउडर आता है, पाउडर को मैंने कम से कम 25-30 मिनट उबाला था। तो वही आपको बताया था कि काफी गाढ़ी हो गई थी, तो छानने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ये चीज समझ में आई, मैं बल्कि फोरम में शेयर करना चाहती थी कि कोई भी बस्ती देना चाहता हो तो यौकुट चूर्ण लेकर आओ, अदरवाइज काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कल मेरे को 1-1.5 घंटे पूरे लग गए थे फिटने फाटने सारी चीजें कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैंने बस्ती दी, ऑफिस से आए तो 4 बजे का एक खाना वाना खाए हुए थे ऑफिस में, मतलब लेट खाए थे लंच जो है। तो और मैंने पूछा तो हुआ कि नहीं। फिर करीब इनके आने के बाद भी मुझे तैयारी करने में टाइम लगा, भाई सेशन कंप्लीट हुआ था उसके बाद मैंने दिया था, या सेशन के बीच में शायद दिया था। फिर मैंने देखा उसके बाद 2 मोशन हुए थे, और एक मोशन के बाद ही चेहरे की शक्ल अपने आप बता रही थी। हालांकि इन्होंने फिर बोला कि मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा नहीं खाना नहीं मिलेगा अब। तो अब आज मैं सर इनको धनवंतर तेल की बस्ती दूंगी। तो कल मैंने जो कषाय द्रव्य है, मतलब पूरा काढ़ा मिलाकर के 1 लीटर था, तो करीब 750-800 ml इनको सर चला गया था।
तो वो अच्छा था, बट वही अब पथ्य पालन सर नहीं करते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। जी सर, थैंक यू सर। और आपने मैम कल बस्ती दिया था तो सुबह मोशन हुआ, पूछिए एक बार। सुबह का तो मैंने पूछा नहीं, बट सुबह मोशन हुआ होगा जितना मुझे लगता है। वैसे तो कल खाने को नहीं दिया था, मैंने सुबह का कुछ पूछा नहीं था। सुबह देखा था फिर डकार उकार कर रहे थे, तो सुबह इनको हल्दी वाला दूध लिया था थोड़ा सा इन्होंने, मतलब आधा ग्लास के आसपास, आधा ग्लास मतलब 300 ml तो हम कह सकते हैं, 250-300 ml हो रहा होगा। और शायद सेब के कुछ पीसेस खाए थे, ये तो खाया था इन्होंने, जबकि मैंने तो मना करके रखा भाई, क्योंकि मैंने सुबह दूध देते वक्त भी मैंने पूछा था भूख भूख लगी है कि नहीं, तो फिर सोच रहे थे, बल्कि मुझे गुस्सा आ रही थी। मैंने कहा भाई इंसान को इतना भी नहीं पता कि भूख लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि मदर इन लॉ थोड़ा इंसिस्ट कर रहे थे खाने पीने को। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई खाएगा इंसान तभी ना जब भूख लगेगी, तो बगैर भूख के कुछ नहीं खाने का है। तो अभी शाम को मैं अभी सेंटर से निकल रही हूँ, तो मैं घर जा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ, पूछती हूँ क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ सर। और आज मैं धनवंतर तेल की दूंगी। बल्कि सर मैं पूछ रही हूँ, धनवंतर तेल में क्या शतपुष्पा और सैंधव डालना है कि प्लेन धनवंतर तेल का दे दूं, मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं आप करना, जितना जैसे नंबर डालेंगे तो और ज्यादा उसका गामित्व बढ़ जाएगा। डाल दूं ना? हाँ डाल सकती हैं, उसका गामित्व बढ़ जाएगा। गामित्व हाँ, वो शारंग धर में मतलब है ना कि जब कभी देना हो ऑयल की बस्ती, तो उसमें 1 ग्राम सैंधव डाल देना चाहिए और 1 ग्राम मतलब ये डाल देना चाहिए शतपुष्पा। तो एक बार एक पेशेंट को डालकर दिया था, तो उस दिन उनकी बस्ती ठहरी नहीं, उनके दिमाग में कुछ आ गया था। मैंने कहा आज कुछ अलग सा बता दिया था। अदरवाइज तो मैं ऑयल के हमेशा प्लेन ही देती हूँ, बस उसको पानी में गर्म करती हूँ, सुखोष्ण हो जाता है तो दे देती हूँ। दोनों मेथड सही है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं देती हूँ फिर आपको बताती हूँ सर। जी मैम, थैंक जी यू। सर, थैंक यू सर। तो बाकी आप लोगों को कुछ कहना है? अच्छा शशि मैम, उनका जो पेन हो रहा था हार्ट में वो तो कम हो गया होगा? वो तो उनको सबसाइड हो गया, जो उनको पेन ज्यादा ना से पेन उनको नहीं होता, उनको घबराहट सी होती है, घबराहट होती है। और साथ में सर वो मतलब कई बार परसों रात की बात है, रात में कई बार उठ कर कह रहे मेरा बीपी नाप दो। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? फिर वो वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो उससे आज सुबह नापने बैठे तो 3 बार नाप रहे हैं, तो तीनों बार में 2 पॉइंट की वैल्यू फर्क आता ही है। तो कह रहे हैं ऐसा कैसे होगा? हमने कहा भाई ये आपका मैथ नहीं है। वो लोग हर जगह अपना मैथ लगाने लगते हैं। तो वैसे चेस्ट में उनको पेन वैसा वाला नहीं रहता, बट उनको सर एक डिस्कम्फर्ट रहता ही है। मैं एक चीज लगातार उनको देख रही हूँ, 2021 के लास्ट से चीजें उनको चल रही हैं। और सर जैसे मैंने आपको शेयर किया था, उनके हेतु तो सारे ही हैं। रात्रि जागरण का भी बहुत लंबा इतिहास रहा है, अभी इधर 10 सालों से सुधरा है, उसके पहले 20 साल तो बहुत बढ़िया लंबा हेतु रहा, मतलब 12 बजे के पहले सोए ही नहीं कभी भी है। और जब मौका पड़ता था, दीवा सेन की भी हिस्ट्री है। अपथ्य पालन का भी है, उल्टा पुल्टा खाना, उल्टा पुल्टा पीना। और साथ में सर ये भी है कि भूख नहीं लगी है तो भी खा लेना, मनपसंद चीज है तो खा लेना। और गुरु पदार्थ और जो चटपटा मटपटा होता है, वो सब सारे खाने के शौकीन अच्छे से हैं ही। तो दोस्तों यारों में सब कुछ खाते पीते भी हैं। तो पथ्य कोई पालन वालन नहीं करते हैं। और जैसे आप बोलते हैं कि 40 के बाद इंसान को 1 टाइम भोजन करना चाहिए, वो तो कोई सुनता ही नहीं। हर इंसान मतलब हर पेशेंट ये चाहता है मैं दिन भर में 5 से 6 बार कैसे खाना खा लूं। आप उनको वो दवा दे दो कि दिन में 6 बार वो खाना खाए तो खुश रहेंगे। अब लोग समझते ही नहीं कि नहीं खाना नहीं खाना है। तो ये सर प्रॉब्लम थोड़ा सा, बट अब मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कराऊंगी इस टाइम भी। अच्छा सर, मात्रा आप बस्ती उनको देनी है रात को उनको? अभी खाना खिला के थोड़ा सा और उनको बस्ती दे दीजिए। और वो तेल से तो वायु का शमन होता जाएगा। हाँ वो तो मैं करूंगी सर, अभी मैं दूंगी भाई। मैं बल्कि पूछने वाली थी क्या 1 आध रोटी दूं कि नहीं तो खिचड़ी बनाऊं उनको लिए, तो जब क्योंकि तेल घर का वाले। देंगे ना तो खाना तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरा ये था कि अगर भूख नहीं लगी है तो फिर क्या करेंगे? नहीं तब भी कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे भूखे पेट नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है अरे सर। आधा 1/4 रोटी दीजिए, लेकिन कुछ तो दीजिए तब देना है। ठीक है सर, मैं वो करती हूँ फिर आपको बताती हूँ सर, जो भी रहेगा फिर मैं डालती भी हूँ ग्रुप में। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। हेलो हाँ जी सर, बताइए। मेरा एक पेशेंट पेशेंट ज्वाइन है सर, एक क्या नाम है? सुनील के नाम से सर। सुनील। इनको बोलिए वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन है। हाँ हाँ जी सुनील जी, कैसे हैं सर? नमस्कार सर। हाँ सर बताइए, आपको क्या तकलीफ है? सर मेरे को पिछले 10 से 15 साल से धरण की दिक्कत रहती है। अच्छा। और
दर्द की वजह से मैं पहले काफी इधर गांव में पेट मसलवा के जी, तो अंदर से काफी ज्यादा बिगाड़ हो चुका है। क्या बिगाड़ हो चुका है, क्या होता है? तो अब खूनी बवासीर हो गई है सर, और जैसे कम से कम मेरे को 4-5 साल से बुखार की दिक्कत रहती है साथ में। जैसे आज दवाई ले ली, 1 या 2 दिन आराम रहेगा, उसके बाद फिर अब मैं कम से कम 1 साल हो गए कंटिन्यू दवाई ले रहा हूँ, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरे को बुखार ना हो। अच्छा, रोज बुखार आता है आपको? हाँ जी, और साथ में पेट में दर्द रहता है, और क्या नाम है, दिक्कत काफी ज्यादा खूनी बवासीर की वजह से मेरे को दिसंबर 2022 में केवल 5 ग्राम खून रह गया था। अच्छा, हाँ तो क्या ब्लड चढ़वाए थे? हाँ, तो ब्लड चढ़वाया था सर पीजीआई चंडीगढ़ से। अच्छा, तो अभी कितना रहता है आपका एचबी? अभी 12 पॉइंट समथिंग है, अभी टेस्ट करवाया था 1 महीने पहले। आप पहले ये बताइए कि बुखार कब से आ रहा है और ये खूनी बवासीर कब से है? ये खूनी बवासीर मेरे को 2019 से हुई है स्टार्टिंग। उसके पहले कुछ नहीं था आपको? उसके पहले कुछ नहीं था। उससे पहले जैसे मेरे को पेट में दर्द होता था, मेरा इन्वर्टर बैटरी का काम करता था मैं पहले। अब तो 1 साल हो गए मैंने बंद ही कर दिया है, वजन न उठाने की वजह से। डॉक्टर ने फ्रिज दे रखे हैं। तो आपको ऐसा होता था कि आप वॉशरूम को गए और पॉटी करने गए तो आप जोर लगा के कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कभी दिन में कम से कम 5 से 6 बार जाना पड़ता था सर मेरे को। तो जबरदस्ती जोर लगा के जाते थे? जोर लगा के नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे खाना खाया, क्या पता उसी टाइम प्रेशर बन गया, खाना खाते ही तो मतलब उसी टाइम लैट्रिन में गया, फ्रेश हुआ, और बाद में क्या पता फिर आधा घंटे बाद फिर मतलब मन में ऐसा हुआ कि शायद दस्त लगेगा, फिर गया, फिर फ्रेश हुआ, और क्या पता फिर 2 या 3 घंटे बाद फिर ऐसे ही। तो आपका पेट साफ ठीक से नहीं होता था? दिन में 4-5 बार जाना पड़ता था? सर जब शुरुआत हुई तब 2 वर्ष से शुरू हुआ था, सुबह शाम। अच्छा, उस टाइम बुखार आता था आपको 19 के पहले? नहीं, उस टाइम बुखार नहीं रहता था। बुखार मेरे को ज्यादा तो ये 2016-17 से हुआ है जी। आपने तो कहा 19 में आपका बवासीर होना शुरू हुआ, हाँ, 16-17 लेकिन में बुखार, बुखार आ रहा। हाँ हाँ, उससे पहले जैसे बुखार आता था 1 या 2 महीना में ठीक रहता था, तो टेस्ट करवाता था तो उसमें टाइफाइड आता था। अच्छा, मतलब आप टाइफाइड कैरियर हैं, आपको बार बार हाँ टाइफाइड हो रहा था? हाँ हाँ, तो उसका जैसे इंग्लिश अंग्रेजी दवाई ली, या अंग्रेजी दवाई से आराम नहीं हुआ तो फिर किसी ने बताया कि वहां पे कोई देसी दवाई दे रहा है, तो देसी दवाई ली, तो ऐसे दवाई भी ली, लेकिन प्रॉपर आराम नहीं आया। 1-2 महीना ही आराम रहता था, लेकिन उसके बाद तो 10 से 15 दिन पे आ गया, फिर हफ्ता 10 दिन पे आ गया, तो ये कम से कम 1 साल तो यही हो गया। 1 साल पहले 2 साल तो कंटिन्यू से ही आ रहा है। कम से जैसे अब मैंने 1 हफ्ता की दवाई ली, 1 हफ्ता के बाद क्या पता 2 या 3 दिन ठीक रहूं, उसके बाद फिर हो जाता है। अच्छा, आप रात को कितना बजे सोते हैं सर पहले से? हाँ जी, रात को कितना बजे सोते हैं? 10 बजे जी। और सुबह कितना बजे उठते हैं? सुबह 5 बजे जी। उठने के बाद क्या क्या करते हैं, पूरा दिन का बताइए, क्या करते हैं 5 बजे उठने के बाद? जैसे मैं पहले दुकान पे दुकान का काम था मेरा, तो मैं 5 बजे उठता था। 5 बजे उठने के बाद मैं 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद 1 कप चाय पी। चाय पीने के बाद बिना चाय पीने से मेरे को फ्रेश होने में बड़ी दिक्कत आती थी सुबह सुबह। आगे आगे पूरा बताइए। तो उसके बाद मैं सैर करने जाता था। उसमें सैर करने जाता था 1.5 किलोमीटर सैर करने के बाद मैं फ्रेश होता था वहीं पे, मतलब बाहर ही। तो वहीं से फ्रेश होके घर आके फिर नहा लेता था। नहाने के बाद फिर खाना खा के फिर दुकान पे चला जाता था।
दुकान पे जाके वहां पे 2 या 3 बार चाय के साथ नमकीन वगैरह खाता था। या दिन में जैसे गर्मी गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेता था। दोपहर को 12-1 बजे आता था, उस टाइम खाना खाता था, या 2 बजे खा लेता था, क्या पता 3 भी बज जाते थे, दुकान का ऐसे ही काम था। तो फिर दुकान पे चला जाता था। फिर शाम दुकान पे कहीं किसी के कुछ काम करने चला गया तो ठीक है, नहीं तो 2 से शाम को 6 बजे तक 2 या 3 चाय साथ में नमकीन वगैरह खा लेता था। उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे घर आता था। 9 भी बज जाते थे जी, और 10 भी बज जाते थे। तो आगे खाना खाने से पहले नहा के खाना खा के और फिर सो जाता था जी। डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप ये हेतु लिखिए, चाय और नमकीन लेते थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते थे, ये हेतु मिला हमें, इसकी वजह से विरुद्ध दंड क्या है ये बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि ये दुकान पे बैठे रहते थे, तो उस हाँ जी। जब आप बैठे रहते थे तो आपको ऐसा होता था कि यूरिन का प्रेशर है, पेशाब का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, पेशाब उसको रोक के रखना है। पेशाब का प्रेशर तो सर मेरे को जैसे ही मैंने एक गिलास पानी पिया तो 15 मिनट बाद, पहले भी और अब भी, तुरंत मेरे को 10 से 15 मिनट बाद मेरे को पेशाब करने जाना पड़ता है। ऐसा होता था पहले 16 हाँ 17 जी, में हाँ, कि रोक के रखना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी होता था सर ये। हाँ, मतलब है रोक कि रोक के रखना पड़ रहा है, रोक के लेकिन 2 रोकता तो मैं घंटे था, 3 घंटे। रोकता तो मैं था नहीं सर। पास में बाथरूम था, जैसे आधे घंटे में बाथरूम करने जाता ही था। अच्छा, तो इतना बार बार क्यों जाना पड़ता है आपको आधा आधा घंटा पे, प्यास ज्यादा लगती है? नहीं सर, प्यास भी इतना नहीं कि पानी में काफी ज्यादा मात्रा में पीता हूँ। अगर मैंने पानी पी लिया तो 10 से 15 मिनट में जाना पड़ता है अब भी, और पहले भी। अगर पानी नहीं पिया है तो आधे घंटे में या 1 घंटा तो मैक्सिमम, कभी कभार होता नहीं, आधे घंटे में तो मैक्सिमम मेरे को वॉशरूम करने जाना ही पड़ता था जी। आप जब शुरू से आपको ऐसा आदत है कि भूख लगने पे खाना खाते हैं कि टाइम हो गया इसलिए खाते हैं? नहीं सर, कभी कभार भूख लगने पे, नहीं तो जैसे कि दुकान पे 8 बजे जाना है तो 7 बजे खाना खाना ही है। तो ये लिखिए सर, अध्यशन किया है बहुत ज्यादा, बिना भूख के खाना खाए, ये भी हेतु है, विरुद्धन जी सर। और अध्यशन, बिना भूख के खाना खाए। अच्छा, फिर जब आपको जब फीवर आने लगा तो वो डॉक्टर लोगों ने एंटीबायोटिक और बुखार की दवाइयां दी, हाँ जी, मैंने मैक्सिमम इंग्लिश दवाई ली है सर। तो उससे टाइफाइड ठीक हो जाता था, फिर से बाद में आता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर आता था। हाँ जी, हाँ जी, उनसे कि कुछ समय के लिए दब जाता था, और जैसे महीना 2 महीना जैसे दवाई का असर खत्म हुआ तो दोबारा से फिर मतलब धीरे धीरे मेरे को 99 से, मतलब कि 99 से ऊपर कभी बुखार आया ही नहीं। लेकिन है ना बुखार, अंदर ही अंदर बुखार रहता है। हाँ, अंदर ही अंदर, जैसे अब है, आज भी मैं इनसे प्रवीण से दवाई लेके गया हूँ, ये कह रहे हैं कि आपको बुखार नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से इतना बुखार है, मेरे से चला नहीं जा रहा। पूरे शरीर में, पूरे बदन में काफी ज्यादा दर्द है। तो आप सर ऐसा सोचिए कि जब बुखार का जहर था तो आपके पूरे शरीर में है, हाँ जी, एलोपैथी की दवाइयां दी आपने तो वो दबा दिया गया, तो हाँ आपके जी, हाँ शरीर जी, में 7-8 साल का पूरा पेट में जहर भरा हुआ है, हाँ खून में जी, जमा हुआ है। तो हाँ उसको जब जी, तक हम क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, ये बार बार बुखार आएगा ही। हाँ जी, तो आपको ये डॉक्टर परवीन जी कुछ दवाइयां देंगे, उससे आपको लूज मोशन कराएंगे, उल्टी कराएंगे, उससे हाँ पूरा जी, शरीर का कचरा निकालेंगे जो जहर है, तो आपका हाँ जी, फीवर उवर ठीक हो जाएगा। और जो बवासीर है ना, हाँ वो जी। कितना खून कितना आता है आपको एक बार? खून सर, जैसे एक महीने में अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए तो, जैसे मैं टॉयलेट में बैठता हूँ, अगर मैं 5 मिनट भी बैठता हूँ तो कंटिन्यू ब्लीडिंग चलती है जी। वो ठीक है, उसके एक दिन पहले कुछ मिर्ची मसाला खाए रहते हैं, शराब नहीं पीना, सर, कुछ भी नहीं, मसाला, कुछ भी नहीं, जो इन्होंने नॉन वेज। बताया, सिर्फ सिर्फ वही सर, सिंपल खाना, सादा। ठीक है, आप जब मोशन में ज्यादा इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं कि इंडियन? अब तो इंग्लिश करता हूँ सर। 1-1.5 साल हो गया, उससे पहले इंडियन करता था। तो जब इंडियन करते थे तब भी खून आता था? हाँ जी, खून तो मेरे को 2019 से तो मस्से आने शुरू हुए थे सर। खून तो मेरे को 2021 में आना शुरू हुआ है। 21 में आना शुरू हुआ, तब से आप कोमोड यूज कर रहे हैं इंग्लिश? अ, दो
2021 में मेरे को शायद 9वें-10वें महीने में नाम मात्र ब्लीडिंग शुरू हुई है और फिर दिसंबर 2021 में थोड़ी ज्यादा और फिर वो ठीक है, 2022 वो में तो समझ गए। कंटिन्यू। जब आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है तो आपने कोमोड यूज करना शुरू किया, इंडियन वाला टॉयलेट बंद कर दिया? नहीं सर, ये मैंने 2022 में जब मेरे को ज्यादा ब्लीडिंग शुरू होगी, जैसे नीचे को जो ये अंडरवियर पहनते हैं वो भी सारा भीग जाता और जो ऊपर को पैंट है या लवर डाला है वो पूरी तरह गीला हो जाता था, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकती थी। ठीक है। तो सर फिर आपका जब ब्लीडिंग हो या ना हो, रोज का रोज पेट साफ होता है अभी? अभी सर जैसे हाँ अब पेट साफ होता है, लेकिन अब 3-4 दिन से मेरे को थोड़ी कब्ज की दिक्कत हो रखी है। ठीक है। पहले आपका मस्से आना शुरू हुआ, सूखे मस्से हाँ। आए थे बवासीर के, हाँ, 2-3 हाँ। साल हो रहा, और उसके 19 में शुरू हुआ, उसके बाद हाँ, में दो- आपको 2 साल 19 हाँ 2 साल बाद मेरे को ब्लीडिंग शुरू हुई है सर, हाँ 21 में। हाँ हाँ। तो अभी भी सूखे मस्से हैं बड़े बड़े? हाँ मस्से हैं सर अभी भी। अच्छा, तो मतलब आपको एक्सटर्नल पाइल्स भी है, इंटरनल पाइल्स भी है, मतलब बाहर भी मस्से हैं और अंदर भी हैं, अंदर वाले फूट जाते हैं और वो खून आने लगता है? सर ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन जब मैं फ्रेश होता हूँ तो जैसे कोई गुच्छा सा होता है ना, जैसे भैंस मतलब वो करती है, देसी भाषा में हम बोल देंगे फूल दिखा रखे हैं भैंस ने, तो ऐसे मतलब काफी नीचे गुच्छा सा आ जाता है जी। तो जैसे फिर ये नारियल का तेल लगा के किसी चीज पे या तो साइकिल की सीट पे कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना पड़ता है और फिर अंदर जाते हैं, और फिर कम से कम 2 घंटे लेटना पड़ता है, तब जाके सेट होते हैं जी। वो एक बार आप डॉक्टर साहब को दिखा लीजिएगा, जब भी ऐसे गुच्छे गुच्छे जैसे बाहर आता है तो। हाँ जी। कुछ अंदर का भाग बाहर आ रहा है ना, जब भी ऐसा होगा तो पहले एक बार डॉक्टर साहब को दिखा दीजिएगा। वो तो मैंने पीजीआई में सर दिखाया था। सेंटिनल टैग होता है, वो अंदर का भाग थोड़ा बाहर आ जाता है। हाँ, ठीक है। पीजीआई हम में समझ दिखाया था गए। सर मैंने। दिखाए थे तो उन्होंने क्या दवाई दिया? उन्होंने कहा था कि आपको खूनी बवासीर है और क्या कहते हैं कि इतनी ज्यादा नहीं है, अभी कम है, तो उन्होंने दवाई लिख दी थी, लेकिन उधर सेक्टर 20 पंचकूला नरेंद्र डांडा, उनसे कि चलो हमें कंफर्म हो गया इसमें एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज है नहीं, ये तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, और उन्होंने तो यही कहा था कि आप सर्जरी उसमें विभाग में चले जाओ, वहां पे वो देख के बता देंगे कि सर्जरी होगी या नहीं होगी। तो फिर हम सर्जरी करवाने की बजाय हम वहां से देसी दवाई ली थी सर। अभी हम समझ गए सर। अभी हम डॉक्टर परवीन कश्यप जी को बता देंगे कि क्या करना है आपको। सर हाँ जी। खाना पीना को परहेज करना है, बॉडी को क्लींजिंग कराना है, जैसे कि हाँ हम जी। गाड़ी का ऑयलिंग सर्विसिंग करते हैं, जैसे पूरा हाँ शरीर जी। को शुद्ध कराना है, तभी आप जड़ से बीमारी ठीक हो, 100 साल जिएंगे आराम से। और आप नहीं लेकिन करेंगे मेरी तो हाँ धरण है ना सर, धरण है, हाँ धरण भी तो नाभि में नहीं रहती, वो ऊपर की तरफ रहती है, कम से कम 3 उंगल। सब ठीक हो जाएगा सर, इतना चिंता मत करिए। हाँ तो इधर इन्होंने प्रवीण ने ही बताया था कैथल में कि आप न्यूरोथेरेपी करवा लो, वहां पे न्यूरोथेरेपी वाले से भी 1 महीने न्यूरोथेरेपी करवाई। जब न्यूरोथेरेपी करवा रहा था मैं, तभी थोड़ी देर 10 से 15 मिनट सेट रहती थी, उसके बाद फिर ऊपर चली जाती थी। सर आप अभी क्या काम करते हैं? अभी सर मैं 1 साल से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अब स्वास्थ्य जरूरी है, तो अभी काम बंद कर दिया मैंने, फिलहाल कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे घर में बैठे रहते हैं दिन भर? हाँ अब तो कभी इधर कभी उधर, मतलब ऐसे ही या लेटा रहता हूँ या बैठा रहता हूँ। तो फिर आपको ऐसे टेंशन नहीं आता कि कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हैं? सर फिर काम करता हूँ तो उसमें थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी किलो या 2 किलो तो वजन या पैसा जैसे कहाँ से आता है? सर पैसा कहाँ उसी से आता है आपको? घर चलाने का पैसा कहाँ से आता है? सर घर चलाने का पैसा तो ऐसे ही चला रहे हैं अभी तो काम। आप कैसे भी डॉक्टर परवीन जी को फीस जरूर दीजिएगा,
आप कुछ भी करिए लेकिन परवीन जी को फीस जरूर देना है। हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम समझ गए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी हम, आप लीव कर लीजिए, हम डॉक्टर परवीन जी से बात करते हैं क्योंकि और भी हाँ जी, पेशेंट है, हाँ। उनसे बात करते हैं। ठीक है थैंक जी। यू, थैंक यू सर। ओके सर। हाँ, नमस्ते सर। सर इनको लीव करा दीजिए। जी सर। हाँ, तो सर परवीन जी, एक तो इनका अध्यशन का हिस्ट्री है, जी बराबर, सर। उल्टा पुल्टा खाना खाना, दूसरा इनका विरुद्ध अन्न का सेवन, और जी इनका सर। ज्वर का हिस्ट्री है। जी सर। ज्वर आया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और फिर वो बैठे रहने का काम, इन्वर्टर उठाने का काम, ये सबसे अग्निमंद होके, मल संचित होके सूखे शुष्क से शुरू हुआ, जी सर। और इन्होंने जोर लगा लगा के प्रोलैप्स जैसा हो रहा है, तो आपको सेंटिनल टैग है कि प्रोलैप्स है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें चिकित्सा क्या करना है, तो सबसे पहले इनका आम का पचन करना है, अग्नि को दीपन करना है, और इनकी दिनचर्या को चेंज करना है। ये जो चाय और नमकीन खाते हैं बिल्कुल जी बंद सर। कर देना है, चाय और जी नमकीन नहीं खाना है, चाय बंद कर दे और नमकीन भी बंद कर दे। जी को सर। लेना है तो तक्र का सेवन कराना है, दही 1 भाग 2 लीटर पानी मथ के पतला करके तक्र का सेवन करें। दूसरा, इनको आप बिना भूख के खाना नहीं खाना है, वो करना है, और आपसे अगर पॉसिबल है तो वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण ये करना है। बस्ती अभी शुरू नहीं करना है, पहले पहले वमन कराइए, फिर बस्ती विरेचन कराइए। और दवाइयों में क्या क्या दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको बता सकते हैं। इनको जब भी खूनी बवासीर का अटैक आता है, जब जी खून सर। बहुत ज्यादा आता है, तो हम नागकेशर चूर्ण, प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दे सकते हैं, है ना। जी सर। और रात को एरंड तेल शुंठी के साथ दे सकते हैं, इससे अच्छे से पेट साफ हो। आप ऐसे इनको 3 महीना एरंड तेल दे ही दीजिए, नित्य विरेचन होगा ना, तो जी सर। नित्य विरेचन से इनका पूरा कोष्ठ शुद्धि होते रहेगा, अच्छे से पेट साफ होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा। जी सर। हाँ, नागकेशर चूर्ण। फिर उसके बाद में अगर खून और आ रहा है तो कुटज घन बट्टी, कुटज घन परपटी, कुटजा रिष्ट, ये 1-1 2-2 चम्मच दे सकते हैं। बाकी आम का पचन करना है तो आप दाढ़ीमाष्टक चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण मस्कत चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी बटी, और आपके पास दीपन पाचन के लिए क्या है वो दीजिए। चित्रकादि बट्टी नहीं देना है इनको, अग्नितुंडी नहीं देना है, चित्रकादि जी सर। नहीं देना है, लक्षुनादि नहीं देना है, तो खूनी बवासीर बढ़ जाएगा। जी सर। और ज्वर आता है तो त्रिभुवन कीर्ति, महाज्वरांकुश रस, महासुदर्शन घन क्वाथ, ये सब दे दीजिए। फल त्रिकादि क्वाथ दीजिए। कैसे भी हमें दीपन पाचन करना है, और बिना भूख के नहीं खाना खाना है। और इनको 40 साल से उम्र ज्यादा है तो एक टाइम खाना खाना है, बाकी टाइम इनको यूश पिलाइए, मंड पिलाइए। धीरे धीरे आम का पचन होते जाएगा, ये रिकवर होते जाएंगे। और फिर जब शुष्क ये मतलब स्त्रावी अर्श जो है वो सूख जाएगा और शुष्क अर्श बच जाएगा, तो आपको तक्र देते हुए, घृतपान कराते हुए इनको अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, सुरन बटक, अर्श कल्प ऐसे देके वो सुखाना है पूरा, वो डिजोल्व हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। और प्रोलैप्स है तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप पहले एक बार देखिए, फिर जाते देर तेल का पिच्चू रखना है, फिर बस्ती देना है, लेकिन पहले ब्लीडिंग पाइल्स को बंद करना है। जी सर। सर इसमें इनको पहले मतलब जैसे बुखार है, बुखार को ठीक करके ही हम पंचकर्म दे सकते हैं सर इनको। बराबर, तो इसलिए लंघन कराइए ना सर पहले। हाँ हाँ हाँ। जी सर। जी सर बिल्कुल। लंघन में कैसे, शुंठी सिद्ध जल, फिर षडंग पानी में शुंठी हटा के गुड़ूची डाल के षडंग पानी पे रखिए 2-3 दिन। भूख जी लगने सर। का इंतजार करिए, आम का पचन होने दीजिए, फिर भूख लगे तो पतला खिचड़ी खाने को बोलिए। धीरे धीरे इनका अग्नि को अच्छा करना है। जी सर। तो जी जब इनका बल प्राप्त हो जाए तब आप इनको प्लान करें कि दिवाली के आसपास वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं। स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें। जी सर। जी सर। और इनको बोलिए कि मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा पूरा बीमारी, क्योंकि 7 साल पुराना बीमारी है, 2016-17 से है। 7 साल बीमारी को निकालने के लिए हमें 1-1.5 साल आपको देना पड़ेगा, तब हम आपको जी अच्छे से ठीक कर पाएंगे। जी सर। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अमृता सर ऋषि। नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ ये पेशेंट तो ग्रेड 3 में लैंड कर रहा है सर, तो ये मेडिसिन से हो जाएगा सर? किस में लैंड कर रहे हैं? ग्रेड 3 में हेमराइड जा रहे हैं ना सर, ग्रेड 3 में लैंड कर रहा है ये तो। हाँ, तो हम पहले ये चेक तो करें कि वो ग्रेड 3 है, प्रोलैप्स है, सेंटिनल टैग है, क्या है, वो तो कंफर्म हो जाए।
नहीं सर, पेशेंट ना जो हिस्ट्री दे रहे हैं ना, लगभग ग्रेड 3 की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोशन जाता हूँ, मोशन जाने के बाद 1 घंटे बाद तक बाहर निकले रहते हैं, उसको अंदर डालना पड़े। सर सेंटिनल टैग ऐसे अंदर तो जाएगा नहीं। ये तो जो है ना सर, ग्रेड 3 में ऐसा होता है सर। ये ग्रेड 3 में जब हेमराइड आ जाते हैं ना, अब ये भी देखना पड़ेगा कौन सी उस पे है सर। तो 3 बिना o'clock पे, टेस्ट में कैसे बता दूं सर? 7 पे, अभी मैं 11। बिना देखे फिर तो डॉक्टर ऐसे अंतर्यामी तो नहीं होना सर। मैं तो नहीं एक नहीं, लाइन वो ऑफ नहीं कह रहा। गाइडलाइन दिया। नहीं नहीं, मैं सर वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ग्रेड 3 का मेडिसिन से बात बन जाती है सर? हाँ, लेकिन हमें क्या है ना, एक बार चेक करके कंफर्म डायग्नोसिस करके फिर उस जी हिसाब जी। से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं हम। हाँ जी सर। हाँ, तो ये परवीन कश्यप जी चेक करके फिर बताएंगे, तो हमें पता चलेगा। उस हिसाब से हम देखेंगे कि प्रोलैप्स है तो प्रोलैप्स का अलग ट्रीटमेंट होगा, हाँ सैनिटल जी टैग सर। है तो वो अलग रहेगा, अगर पाइल्स है तो अलग रहेगा, अदर जी सर। फिशर है तो कुछ अलग रहेगा। क्या है वो एक बार कंफर्म तो हो जाए। हाँ सर। ये डॉक्टर पूनम जी कौन है? पूनम बलहारा जी, पूनम लालेर जी कौन है ये? किसी की पेशेंट है क्या आप लोग? पूनम जी आप कौन है? प्रवीण के पेशेंट है सर। किनके? प्रवीण कश्यप जी के। अच्छा, आप दूसरे पेशेंट है। जी। और एक पूनम बलहारा जी कौन है? पूनम बलहारा जी कौन है? कृपया नाम बताए, अपने बारे में तो बताइए कौन है, हमें भी तो मालूम हो। हेलो सर, एक्चुअली हाँ मुझे ना लिंक भेजा था। एक्चुअली मुझे अटेंड करके देखनी थी क्लास, कि कैसे डेमो टाइप से, कि क्योंकि ठीक मैं है, फिर ज्वाइन करना चाह रही थी क्लास ना। पहले आप हम जरूर किसी ज्वाइन करिए। आपको किसने लिंक भेजा था मैम? प्रवीण सर इस पुनम को जानते हैं, बहुत उसके बढ़िया। थ्रू मुझे हाँ मैं आया जानता था। हूँ। आप क्या हाँ जी, डॉक्टर है मैम? मैं नेचुरोपैथ। मैं नेचुरोपैथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आप जी। देख लीजिए क्लास। ठीक हाँ है। जी सर, थैंक तो यू सर। परवीन जी, वो आपकी जो दूसरी पूनम जी है, उनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। जो दूसरी पेशेंट है जिनका केस टेकिंग करना है, पूनम जी सर। लालेर जी कौन है? वीडियो ऑडियो भी ऑन करना है, अनम्यूट करना है। और इनका केस टेकिंग कोई लेडी डॉक्टर करेंगी, क्योंकि लेडी डॉक्टर का लेडी डॉक्टर ही करना चाहिए, लेडी पेशेंट का लेडी डॉक्टर ही करना चाहिए। इनका केस टेकिंग शशि मैम करेंगी, मंगला मैम करेंगी, कौन करेगा? बच्चे का है सर इस। बच्चे का भी है तो कोई माता बहनें ही कर सकती है ना। शशि मैम आप हैं इधर? क्या शशि हाँ मैम? जी, हाँ जी सर, जी सर। थोड़ा प्रणाम एक सर। बार बच्चे का केस टेकिंग करिए अच्छे से। जी सर, जी सर। हाँ जी, बताएं प्लीज। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम। हाँ जी, बताएं प्लीज। कुछ टाइम पहले बात हुई थी मैम अपनी, लेकिन अब मैम ये जैसे आराम तो है इसकी, ये जैसे ये वाला दाग है ये इसका खत्म हो गया है, ज्यादातर बड़ा दाग था ये, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे थे मैम, साथ में फैल भी रही है ये वाली। हाँ जी, जितना मुझे याद आ रहा, आप आए थे सेशन में पहले भी, हाँ जी। तो आपका ट्रीटमेंट चल तो रहा है। उस टाइम तो भी कुछ कुछ हेतु तो निकल करके आए थे बच्चे के खान पान का, अभी क्या है? हाँ जी मतलब जो आहार विहार है, बच्चे का खान पान है, उसमें अभी क्या क्या वो खा रहा है? मैम, सब्जी खा रहा है, जैसे दूध बिल्कुल बंद है, बनाना बिल्कुल बंद है, हाँ। और मीठा भी एक टाइम शक्कर के साथ रोटी ले लेते हैं, बाकी बस से मीठा कुछ नहीं दे रही हूँ मैं, कुछ भी घर का प्रोडक्ट कुछ भी है जो मीठे से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो नहीं, बाहर का शक्कर के साथ रोटी क्यों दे रहे हो? मैम एक टाइम 2 चम्मच ये खा, बहुत ज्यादा जिद करता है तो ये मांग लेता है, तो मैं फिर शाम को एक रोटी दे देती हूँ इसको 2 चम्मच के साथ। बाकी अच्छा, कुछ। मतलब ये मीठा खाने का बहुत शौकीन है। हाँ, मीठा खाने का बहुत मन करता है मैम, काफी दिनों से जैसे बंद है ना, तो शौक चढ़ा हुआ इसको मीठे का। अच्छा, और जो आप बीच बीच में घर पर कुछ कुछ बना बना कर खिलाते थे, उन सब का क्या हाल है? नहीं बनाती मैम, अब कुछ नहीं बनाती। अच्छा, नहीं बनाते, पहली बात है। अच्छा हाँ, मैम, एक चीज नोटिस किया, इसके चेहरे पर भी दाग हैं आसपास, छोटे मोटे, हल्के हल्के। चेहरे पे मैम पहले था लेकिन अब नहीं है, यहाँ थे छोटे छोटे से वाइट वाइट से, लेकिन ये चीज नहीं दिख रही थी।
नहीं, वो बहुत हल्का रहेगा, पूरा सफेद नहीं रहेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कई बार कृमि भी जिम्मेदार होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं स्किन के अंदर के, इसलिए हाँ वो तो इनका। इसकी 2 महीने वही क्रीमी वाली चली थी, विंटरिस्ट चली थी और क्रीमी कुठार रस चला था मैम। इसका 2 महीने के बाद अभी बंद हुई है, वो सितंबर में ही बंद हुई है मैम वो वाली। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो है इसको लैट्रिन रोज होती है अच्छे से? बच्चे को रोज पॉटी होती है मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। कहाँ चले गए आप? यहाँ पर तो किसी का माइक अनम्यूट नहीं दिख रहा है सर। पेशेंट का लग रहा नेटवर्क चला गया। ठीक है, पेशेंट चला गया। उनको आने दीजिए, अनम्यूट करेंगी तब ना। हाँ जी सर, ये पहले भी आए थे, कंचन मैम थे इनका शुरुआत में। ये मुझे ये केस याद है, ये 2022 का ही एक्चुअली है, मतलब 2022 के लास्ट का होगा हो सकता है। और शुरुआत में ट्रीटमेंट हुआ था मैम के हिसाब से, तो मैम आजकल सेशन में आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने इनको बोला भी था कि आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए। क्या दवाई क्या दिया था? सर मुझे नहीं पता, ये जिनके केस होंगे वो बता पाएंगे बेटर। कश्यप जी आप बताइए क्या क्या दिए हैं दवाई? परवीन कश्यप जी वही क्या है? हाँ बोलिए मैम। मंगला मैम क्या बोल रही हैं आप? प्रवीण ठीक है। कश्यप जी ने अनम्यूट तो किया है, म्यूट हो नेटवर्क इश्यू है म्यूट क्या हो गया क्या? उनका। जी हाँ मैम बोलिए। बताइए परवीन कश्यप जी क्या दवाई दे रहे हैं? नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ ये पूनम जी आ गई। जी सर, हाँ मैं वही पूछ रही थी मैम कि बच्चे का रोज पेट साफ हो रहा है? हाँ पेट साफ हो रहा है मैम। नहीं, आपको मतलब ये कैसे पता कि बच्चा लेटरिन जाता तो वाकई पूरी सही तरीके से पेट साफ हो रहा है कि बस ऐसे ही है? नहीं मैम, जैसे इसका पेट है ना, जैसे सुबह उठता है तो उठते ही प्रेशर बनता है मैम। अच्छा, और हाँ मतलब जी, स्टिकी स्टूल बहुत वगैरह तो तक नहीं बैठा रहता? नहीं रहता। हाँ जी, उसमें ज्यादा बदबू वदबू तो नहीं रहती है? बदबू नहीं रहती मैम, जैसे गैस भी नहीं ज्यादा बनती बच्चे का, बिल्कुल धड़ल्ले से होता है मैम पेट साफ इसका। अच्छा। क्योंकि 2 मिनट के अंदर पेट साफ के बाहर भी आ जाता है। अच्छा, और जब फ्लश उस ज्यादा करता है तो आराम से बह जाता है कि ऊपर तैरता रहता है जैसे पानी में? नहीं मैम, बह जाता है, अच्छा, बन के आता है तो जो भी करता है। तो एक बात बताओ मैम, इसकी बिखरा वजह से कि घर के अंदर ही बच्चा रहता है कि और बच्चों के साथ जाता है खेलने कूदने अच्छे से? खेलने कूदने में मैम एक्टिव है, जैसे ट्यूशन जाता है मैम, 2-3 ट्यूशन लगा रखे हैं इसके। अरे मैम, और ट्यूशन वैसे भी खेलना घर में थोड़ी पूरा होता है, ट्यूशन खेलना थोड़ी होता है। एक बात बताओ, खेलता कितने घंटे है? घर में पूरा दिन उछल कूद चलती है मैम, जैसे एक्टिव है बॉडी, सुस्त नहीं नहीं है। नहीं, घर से बाहर खेलने नहीं जाता है? तो खेल हाँ जी मैडम जी, मैं पूछ रही हूँ, बच्चा घर से बाहर खेलने कूदने नहीं जाता? जिस दिन मैम दिन जाता है, और घंटा खेलते हैं मैम शाम को। जिस दिन छुट्टी होती है? क्लासेज नहीं होती जिस दिन। अभी कितना बड़ा है उम्र में? 7 साल है मैम। तो 7 साल के बच्चे को इतना समय नहीं मिलता कि वो बाहर खेलने जा सके रोज? मैम शाम को लेट होता है, जैसे इसकी स्पोकन की इंग्लिश की क्लास है, और जैसे पीआरड के एग्जाम होने तो उसके लिए लगा के, तो शाम को लेट हो जाते हैं, वहां से आता है। अच्छा, ओलंपियाड ओलंपियाड भी दे रहा है क्या बच्चा? छोटे बच्चों के भी आजकल पता नहीं क्या छोटे मोटे बड़े एग्जाम होते रहते हैं। संडे 3 दिन है मैम इसके पास, 3 दिन हाँ, खेलता है मैम। फ्राइडे सैटरडे संडे मैम 3 दिन ऑफ होती है, तो उस दिन खेल लिए।
नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ, देखो 7 साल का बच्चा है, बड़ा सही से सोचो। बच्चा जितना खेलेगा कूदेगा ना, तो 2-3 मैम चीजें होती है। खेलने कूदने से तो भूख बहुत अच्छी लगती है, पाचन क्षमता बहुत अच्छी होती है और इंसान खुश बहुत रहता है। खेलने कूदने का ऐसा ओके नहीं होता कि खेलने कूदने से, क्योंकि बच्चा दिन भर घर में रहेगा, उन्हीं लोगों को देख रहा है, वही सारी चीजें देख रहा है। और एक तो सोशल स्किल भी डेवलप नहीं होती। जब बच्चा घर में रहता है ना, जो बच्चे घर में रह जाएंगे, उनकी सोशल कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बातचीत करना आएगा ही नहीं। कैसे लोगों से मिलना जुलना है, मारपीट बच्चों में आपस में होती है, फिर बच्चे 2-4 मिनट बाद एक हो जाते हैं। वो आदतें बचपन में ही बनती हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को खेलने की आदत डालिए। ओके वो मैम नहीं जितना खेलेगा उसका शरीर अच्छा होगा। ठीक ओके है। मैम घर में तो हर इंसान उछलता रहता है, बच्चे उसको नहीं होता है। घर में तो अपने ही लोगों में है ना, तो बड़ा भी हाँ हो जाएगा सिर्फ अपनों में ही बातचीत करता रहेगा, बाहर के लोगों से कम बात करेगा, क्योंकि सारी आदतें तो बचपन में बनती हैं। ठीक है। हाँ हाँ जी ओके मैम फिर उसको टेंशन भी रहेगी, क्योंकि 7 साल की उम्र कोई इतनी बड़ी थोड़ी, 17 साल का हो गया, बोर्ड एग्जाम देना है, चलो ठीक है भाई, अभी कम खेल रहे हैं, अभी तो कोई खेलने नहीं कूद है। टाइम ये और आपको कुछ ऐसा लगता है जो चीज ठीक नहीं है, तो जो मैम खाना वाना खाता है, हाँ बताएं प्लीज। मैं यही पूछ रही थी क्योंकि देखो ये खत्म भी होने लग रही है, ये बड़े वाला दाग था काफी, लेकिन ये बढ़ भी क्यों रही है, मुझे इस का रीजन नहीं पता चला हाँ तो मैम। वो तो देखिए, कोई भी हेतु होगा घर में ही होगा, मतलब खान पान में ही होगा। और आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि अभी भी क्या हेतु है, क्योंकि मान लो मैं 10 सवाल पूछ लूंगी, लेकिन 10 सवाल के अलावा जो 11वां सवाल होगा वो आपको खुद ही पता होगा। विरुद्ध आहार में बहुत कुछ आता है। मीठे के साथ अगर नमक लेते हैं, जैसे रोटी जो खाता है, आपने कहा ना चीनी के साथ खाता है, शुगर के साथ में, क्या रोटी में नमक पड़ा रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो रोटी भी बनाते हैं तो नमक डाल के बनाते हैं, है नहीं ना। ये मैम जब हो सकता है इन चीजों से तो मैं बचा के ही रख रही हूँ इसको, लेकिन सुधार के साथ साथ कारण से जब सुधार भी हो रहा है लेकिन में फैल भी रही है ये। हाँ, दूसरी बात क्या होता है कि बच्चा भले है, बच्चा होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको टेंशन नहीं होता है। जब उसको 4 चीजें खाने को मना होती हैं, तो बच्चा है, इतना समझदारी तो होती नहीं कि हाँ मेरा बीमारी ठीक होने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो धीरे धीरे खाने पीने लगूंगा। तो उससे भी बच्चे के अंदर भी टेंशन होता है, हम लोग को मना हो जाए ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और घर में आसपास भी लोग खाते होंगे, घर में तो छोड़ दो, स्कूल में यार दोस्तों टिफिन में खाते होंगे ना वो सब सारी चीजें। तभी तो मैं शक्कर के साथ देती हूँ क्योंकि इनके बड़े बुजुर्ग खाते हैं तो फिर मन करता है बच्चे का, तो मैं इस चीज को क्योंकि मन तो ये तरसता है, तो इस कारण से मैम दे देती हूँ मैं 2 चम्मच रख के इसको। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आप तो दे देते हो, लेकिन बच्चे को टेंशन तो होगा ना। आप खुद ही देखो, अगर बीमार रहो, कोई कह दे कि भाई 4 दिन खिचड़ी सिर्फ खानी है, तो ऐसे रोटी खाने का मन नहीं करता, लेकिन खिचड़ी खाने को अगर बोल दे तो तुरंत हो जाएगा ना जी, एक ही रोटी चाहिए, लेकिन चाहिए। क्योंकि अभी मैं खुद एक बच्चे को देख रहा हूँ, 7 साल का ही है, तो कई बार सिर्फ इस बात पे तूफान मचाता है कि मुझे रोटी खानी है। हाँ तो जी मैंने मना किया हुआ कि मैंने कहा नहीं, रोटी नहीं होगा। जैसे घर में बनाना बनाना उसके ज्यादा आता था, तो सब मैंने बंद करवाया। मैंने कहा सारे लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि और लोग खाएंगे फिर बच्चा नहीं खाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बच्चे को टेंशन तो होती ही है। कई बार कुछ बच्चे ज्यादा तूफान मचाते हैं, कुछ बच्चे अंदर ही अंदर उन चीजों को सोचते हैं। ठीक है मैम। हाँ तो यही बात वो है, बार बोल के और अंदर ही अंदर जैसे इसके फेस है कि अंदर मुझे ठीक है, एक बार वही मैंने परवीन कहा ना। कश्यप जी आपने क्या दवाई दिया वो बताइए। परवीन कश्यप जी कहाँ जी गए? सर। परवीन जी जी आपने सर। क्या क्या दवाई दिया था वो बताइए। सर इनको पतंजलि की 2 दवाइयां चली हुई हैं। एक तो सर मिलानोग्रेट है, उसमें एक वो शिव तर्गुण लेप है। अच्छा, उससे कितना % आराम है पहले से? पहले सर जो इनके पहले पुराने दाग थे वो सर कुछ तो 90% ही मिट चुके हैं, लेकिन नए बने हुए हैं सर ये जो घुटनों के पास है। नहीं नहीं, तो आप कृमि का भी कुछ विचार करके दीजिए, पेट में जी सर। कीड़े हैं। हाँ सर, विडंगा रिस्ट और क्रीमी कुठार रस चला हुआ है सर इनको। तब भी आ रहा है जी सर। तो करंज तेल का बस्ती दे दीजिए या नीम तेल का। जी सर, ये ट्राई कर लेंगे सर। हाँ सर स्विट्रक में लेप किसके साथ लगा रहे हो सर? सर वो ऐसे ही थोड़ा गीला करके पानी में वो लेप कर रहे हैं। सो गौमूत्र के साथ लगा मिला के लगाओ ना। गौमूत्र के साथ। तो आवाज ही चली गई। और जी सुबह के समय कच्ची धूप में लगा के कच्चे धूप में रहना। सूर्य उगने के साथ सर, कुछ समय से पहले भी। हेलो। ठीक है, आप इतना करिए सर, फिर बताइएगा। थोड़ा जी थोड़ा सर। जी बाकी का चूर्ण भी खाने को देंगे ना, तो उससे भी फायदा।
हाँ सर, जी सर। और वो जो दूसरे पेशेंट आए थे उनको आपने क्या दिया है? सुनील सर, हाँ अभी सर क्लास पेशेंट कंप्लीट होने के बाद सर उनको सुबह बुलाऊंगा सर। ठीक है, आप दीजिएगा फिर बताइएगा हमें। जी सर, जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और वो जो आपका एक पेशेंट है सुधीर कुमार, उसका हाँ क्या जी हाल सर। चाल है? उसका क्या हाल चाल है? उसका सर ऐसा है कि वो अपनी प्रॉब्लम को माइंड पे कुछ ज्यादा ले रहा है सर। अच्छा हाँ सर, फिर तो ऐसा है कि वो कुछ खुद भी ट्रीटमेंट करता था पहले, अच्छा लेकिन अब सर तो थोड़ा माइंड पे ज्यादा सी प्रॉब्लम उसकी, तो वो बार बार ये करा कि मुझे कभी यहाँ दिखा लो, कभी वो कर लो, कभी वो कर लो। उसका मन सर एक तरह से टिकता नहीं है। अच्छा ठीक है। तो परवीन जी, आपका प्रैक्टिस अच्छा बढ़ रहा है ना पहले से? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ऐसी शुभकामनाएं हम आयुष दर्पण की तरफ से आपको देते हैं, और हम आपके थैंक साथ हमेशा हैं, इस बात को जी हमेशा सर, याद रखिएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, और ये डॉक्टर पूनम जी कौन है जो नेचुरोपैथी की है? ये कौन है? ये सर चंडीगढ़ से हैं सर। तो ये क्या नेचुरोपैथी क्या करती हैं? जी सर, जी सर। तो ये अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या ट्रीटमेंट करती हैं? सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की है अभी तक, मैंने किया था लेकिन मैं सेटिस्फाई से नहीं थी उसमें ना। तो आप क्या अब मतलब डिप्लोमा डिग्री है कि बैचलर डिग्री है? वो NDTY था, योगा एंड नेचुरोपैथी। वही ना, डिप्लोमा डिग्री हो गया हाँ ना? जी, हाँ डिप्लोमा, हाँ जी डिप्लोमा तो था वो। आपने क्या सीखा नेचुरोपैथी से, थोड़ा बताइए हमें, क्या सीखा? नेचुरोपैथी से तो सर मैंने जैसे बुक्स थी वो हमने जैसे वीक संडे को क्लासेस लगती थी, और ये मैंने 4 या 5 साल पहले किया था एक्चुअली। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी इसके ऊपर, बस। प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जो नहीं पढ़ाई नहीं। की वही तो पूछ रहा हूँ ना मैम, कि क्या हाँ जी। पढ़ाई किया आपने, उसमें क्या था? उसमें जो एक तो अनीमा का ही था मेन तो सर, अनीमा होता है हाँ जैसे, और स्टीम बाथ हो गया, जैसे हिप बाथ हो गया, तो हाँ हाँ मोस्टली वही चीजें थी उसके अंदर। और मिट्टी पट्टी बाथ हो गया, जैसे मड बाथ हो गया, ये सब सीखा था उसके अंदर हमने। और हाँ मसाज का था, जैसे मसाज का भी पार्ट था उसके अंदर, हाँ तो उसके थ्रू मतलब ट्रीटमेंट करना, ठीक है। इसमें में था। हाँ जी। तो आप, ये जिकरपुर नाम का जगह मालूम है? जीरकपुर, जीरकपुर। जीरकपुर सर। हाँ जी। तो वहाँ पे ये शशि मैम है, वो नेचुरोपैथी आपको अच्छे से सिखा देंगी, अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो। यहाँ पे एक शशि तिवारी मैम है, ओके। उनका नंबर आपको परवीन जी दे देंगे, आप उनके पास जाइए, उनके सेंटर में वो सिखा देंगे आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक मैं यू। कांटेक्ट कर लूंगी उनसे। हाँ जी। और आप हमारा सेशन ज्वाइन करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप सुबह सुबह भी लेक्चर में आया करिए, हम आपको हाँ जी। संस्कृत पढ़ना सिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? अगर पूछना नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, सर सुनील गिरी जी कुछ बोलना चाहते हैं? एक सर मैं ये पूछ रही थी हाँ सर यहाँ पे, कि जैसे अब तो यहाँ पे तो केस डिस्कस हुआ है, तो कोई क्लास होगी जैसे आप पढ़ा रहे होंगे तब मैं अटेंड कर पाऊंगी एक डेमो के लिए? आप जरूर कर सकते हैं। सुबह 7 से 7:30 होता है, ओके। शाम को 7 से 8 होता है। ठीक है, मैं शाम वाली ज्वाइन कर पाऊंगी, 7 से 8 हाँ, वाली। और बाकी एक केस वाली क्लास जो होती है ये शाम को होती है, 8:15। क्लास नहीं होती है, डिस्कशन होता है। ओके सर। अगर सीखना है तो सुबह 7 से 7:30 आइए, और नहीं हाँ तो जी। शाम को 7 से 8 आइए। ओके सर, तो जो भी प्रोसेस होगा मैं परवीन जी से पूछ हाँ, लूंगी वो फिर आप। परवीन जी हाँ बता जी। देंगे, और आप हाँ हमारे जी। सब लेक्चर में आ सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। डॉक्टर मंगला मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, एक पूछना था सर। एक 5 साल का बच्चा है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस है सर। नाइट क्या? ब्लाइंडनेस है तो रात को दिखता नहीं है? हाँ, रात को नहीं दिखता सर। दिन में दिखता है? हाँ, दिन में दिखता है। तो इसमें मतलब जो मुझे रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा। वो जो हाँ बृहत्वास्कादि कषाय है ना, वो अगर आपने 2 साल पिलाया, बृहत्वास्कादि हाँ कषाय, सप्तामृत लौ खिलाया, सूक्ष्म त्रिफला हाँ। खिलाया, और त्रिफला घृत का नस्य और पीने के लिए दिया, क्षीर वाला तेल दिया, तो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है। क्योंकि रोड्स एंड कोन सेल्स जो रेटिना में होते हैं, हम्म। विकृति आने की वजह से नहीं दिखता है रात को।
तो बृहत वास्कादि कषाय में ऐसा ताकत है कि वो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक कर देता है। आप भेषज रत्नावली में देखिए, नकुलानंद की चिकित्सा भी बताई है, नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाता है। एक हमारे साथ सूक्ष्म बहुत अच्छी भी। भारत की एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर अनुरिता सकट, हाँ है हाँ ना, जो एमडी की है एनाटॉमी में और बहुत ही हाँ प्यारी है। वो जब उन्होंने नस से लिया मेरा शीरबला तेल का 1 साल, तो उनका नाइट विजन बहुत ही अच्छा हो गया। वो अभी है, हाँ अच्छा है। अनुरिता मैम हाँ आप हैं ना? हाँ हाँ, तो नस जी से हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, आपका नाइट विजन अच्छा हुआ ना नस से? यस सर, नाइट विजन बहुत अच्छा हुआ। अभी भी मैं सिर्फ पढ़ते वक्त में स्पेक्टेकल्स लगाती हूँ। चश्मा भगवान की दुआ से नहीं है। एंड नाइट विजन मेरा ड्राइविंग में भी थोड़ा सा मैं टालती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा विजन है। मैडम आप जो भी आपका नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए बोले हैं, वो नस्य ऑफ्थेल्म का जो भी ट्रीटमेंट सर बताते, देखिए सप्तामृत लोहा है, कुछ तर्पण के द्रव्य है, त्रिफलाग्रुत के यूज के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सर एक बृहत वास्कादि कषाय बताते हैं, बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट मिलता है। उसके हेतु जो ओके भी है, जो उसकी आलोचक पित्त को खराब कर रहे हैं, वो हेतु ढूंढ के निकालिए। आलोचक पित्त हाँ का आपको कहीं से भी अगर ग्रहण करना है, तो सबसे मेन आपका पाचक पित्त अच्छा होना चाहिए। वो चीज को देखिए, कुछ दुष्टिगत हेतु तो नहीं है, उसके साथ में दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और पंचपाकी या इसके सप्तपाकी, इसके हेतु क्या हो सकते हैं मैम? चार का आपको सेवन पेशेंट को ज्यादा करना, पूछना है। लवण का सेवन करना, हाँ, चाइनीज फूड ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। खाते हैं वो आप देखिए, या माँ ने बहुत ज्यादा चाइनीज फूड खाया क्या, पापड़ अचार ज्यादा खाया क्या? सबसे पहले ये देखिए कि उसका ब्लू लाइट एक्सपोजर कितना है, या रेडिएशन कितना एक्सपोज इसमें बैठता है, या बचपन में उसका हिस्ट्री पूछिए, टीवी मोबाइल ये सारे जो भी है। अगर उतना दूर हम्म होगा तो उतनी स्रोतस या जो भी संप्राप्ति है उतनी पुरानी रहेगी, तो आपको वो सारा चीज जो भी है कंसिडर गरीब है करके फिर। पेशेंट मैम, वो टीवी की और मोबाइल की तो हिस्ट्री नहीं है शायद, गरीब है बहुत। हम्म अब ये जो भी योग है ये देखिए, और त्राटक एक कराइएगा। त्राटक करने हाँ से भी बहुत, हमें जो भी है विजन की जो भी नर्व है उसको ब्रूहण अगर करना है, तो नस से बहुत अच्छा रास्ता है। प्लस स्थानिक तर्पण और ये भी विधि कराइए, ठीक है ना? ओके हाँ जी, मैम, थैंक यू। ठीक है अनुरिता मैम, आप मुंबई से जब भी आएंगे ना, तो आप मेरे पास आइएगा, फिर से नस से शुरू करेंगे। कल आ जाऊं सर? आप आ जाइए। ठीक है सर। हाँ सर, आपका सब कुछ ये हो जाने दीजिए, फिर मैं रेगुलरली एटलीस्ट सैटरडे संडे जरूर लेती हूँ। हाँ जरूर, ठीक है मैम। फिर अभी उसके मैंने एक ओरल कैंसर वाले पेशेंट को शुरू किया है सर, यहाँ पे ओरल कैंसर भी, और एक जो है मैंने बताई थी उस दिन केस सर, शायद ब्रेन का जस्ट अभी क्रैनियोटॉमी हुआ है 2 हफ्ते पहले, और कमांड हॉस्पिटल की केस है। तो उनको डर लग रहा था, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी आंखें भी बंद नहीं कर रही थी, नस से भी नहीं लेना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनको धारा नस्य के बाद में। अभी उनको गोघृत का घर में करने के लिए देना है, क्योंकि घर वाले बहुत डरते हैं हम नस्य नहीं देंगे करके। ठीक है, मैंने बोला जब भी आप यहाँ पे आइए तो लीजिएगा करके। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? परवीन कश्यप जी कुछ बोलना चाहते हैं? वर्षा कौशिक मैम आप कुछ बोल रही थी, किसी से तो बतिया रही थी। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती थी, वर्षा कौशिक मैम। सुनील जी, प्रणाम हाँ सर। हाँ वर्षा मैम बोलिए। प्रणाम सभी को। सर ठीक है, अभी तो एक पेशेंट आई थी मेरे पास, एक बच्ची, उसको 1 साल से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको अभी 15 दिन के लिए बस दीपन पाचन दिया था और आ गए 15 दिन में ही। अच्छा, दीपन पाचन से ही आ गए आपने? दीपन पाचन के लिए क्या दिया? मतलब अभी शुरुआत ही मैंने उसको आरोग्यवर्धिनी वटी दी थी और रस पाचक दिया, और सिरप में एक ऐसे लीवर टॉनिक दी थी, मतलब तो जिसमें भून आपको निम्बादी क्या लगता काढ़ा है और ये रस सब पाचक चीजें कम थी है? वो कॉम्बिनेशन रस में, बस पाचक ने पूरा रसवत स्रोत को खोल दिया, रस जाने लगा और मेंसेस शुरू हो गए। जी सर। ने सारे केट विभाजन अच्छा जी जी, किया। लेकिन जी हाँ सर। बताइए।
नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 15 दिन में ही आ गया ये रिजल्ट, मतलब उसमें ज्यादा मेडिसिन भी नहीं तो देना पड़ी अच्छा और है ना, मैंने आपका हाथ सोनोग्राफी कौन कराने। क्यों रहता है, पवित्र हाथ है आपका, हीलिंग हैंड से तो अभी सब लोग वर्षा मैम के पास जाके इलाज कराइए, इनसे सारे पेशेंट ठीक होते हैं, हीलिंग हैंड से सब, पवित्र हाथ से तो हो ही नहीं ना। जी सर, थैंक यू सर। वो एक्चुअली मेरे पास आई थी, उसको पिंपल्स हो रहे थे चेहरे पे बहुत ज्यादा, तो हाँ उसको ठीक कराने आई थी। तो मैंने बोला उसको कि तुम्हारा कारण यही है कि नहीं आ रहे हैं 1 साल से, और 1 साल पहले आया था बस एक ही बार, तो उसके बाद से नहीं आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए ही शुरू किया था। तो 15 दिन में ये भी ठीक अच्छा हो गया था, और ब्लीडिंग भी अच्छे से हुई, पूरा 5 डेज अच्छे से चला। तो वर्षा मैम हम आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऐसे ही आगे तरक्की करते रहिए और ऐसे बेसिक में काम करिए, छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो हमें सफलता दिलाती हैं। अपने रस पाचक के आरोग्य, सारा रस वस्त्र खुल गया और वहाँ मेंसेस शुरू हो गया, रस का क्लीनअप कार्य होने लगा गर्भाशय में। जी बहुत अच्छा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक आप ही लोगों का आशीर्वाद है और आयुष दर्पण का मार्गदर्शन, वरना कहाँ होता ये चीज़। और आप और भी पेशेंट देखते रहिए, जहाँ पर भी अटकेंगी तो आप बताइए, और जो केसेस सक्सेस हो जाते हैं वो भी बताइए। जी जी सर, बिल्कुल जी मैम। सर। एक और पेशेंट आई है, पर अभी उसका मैं कल CA 125 कराऊंगी, उसके बाद फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्या मतलब उनको क्या तकलीफ है? उनको सर वो 3 साल से ना वो निगल नहीं पा रही है खाना तो क्या मतलब एक छोटी सी कोई अपन टैबलेट देंगे, उसको भी नहीं निगलती नहीं है किसी भी चीज को। दाल अगर पकती है, पकी हुई दाल का भी थोड़ा सा दाना मोटा रहता है, उसको अटक जाता है उनको। तो हर चीज को लिक्विड रूप में ही लेती हैं, और टैबलेट देंगे तो उसे चबा के या तो खाती है या फिर पाउडर बना के। तकलीफ नहीं है, मतलब दर्द नहीं भूख नहीं लगती है? होता, उनको मुंह छाले होते हैं। अच्छा, छाले होते हैं? नहीं, भूख लगती लग रही है लेकिन नहीं पा रही। हाँ, छाले बस नहीं प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम उनको 8 सालों में शुरू हो, 3 साल से ज्यादा बढ़ गई है। नहीं तो आप उनका दीपन पाचन करिए और पित्त का शमन करिए ना। आप सब ट्रीटमेंट करिए, लेकिन आप पित्त का शमन करेंगे तो जी सर, लेकिन इस दवा यष्टि मधु सिद्ध घृत दीजिए, यष्टि मधु चूर्ण दीजिए, इससे इसोफेगस में कोई इन्फेक्शन होगा या इसोफेगस में कोई अल्सरेशन होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। रुक्षता हो सकती जी है सर, लेकिन अभी तक उनने कोई जांच वाच कराई भी नहीं थी ना, इसलिए। आप जांच तो एक साइड कराते रहिए, लेकिन हो सकता है इन्फ्लेमेशन होगा। मैंने आज उनको दाढ़ी मारी घृत टेस्टी चूर्ण दी। हाँ हाँ, सही किया। जी जी हाँ, दाढ़ी मारी घृत और यष्टि मधु से फायदा होगा, और उनको यही दीपन पाचन अनुलोमन देते रहिए, पित्त का शमन करते रहिए, हो जाएगा। जी आप इतनी इंटेलिजेंट है कि हमें तो ऐसा लगता है कि आप ही बता रही हैं सब कुछ, हम क्या बताएं। मैडम क्रिसमस है क्या उनको? क्रिसमस है या मुंह जो भी है ठीक से खुलता है, मतलब नहीं, क्रिसमस मतलब मुंह ठीक से खुलता है क्या खान पान के लिए? नहीं, मुंह ठीक से खुलता है। खुलता है? हाँ हाँ, ठीक से खुलता है। अच्छा, और आप क्या बोल रहे हैं बार बार वहां पे? हाँ, बस इनके कुछ। अच्छा, मतलब सिर्फ खान पान निगलते वक्त में? हो जाना। मैडम ये गृहिणी की मुश्किल होगी, गृहिणी का पेशेंट होगा। हाँ, और उसको आप जो भी उसको सीधा CA 125 करने की बजाय, और बाकी के कैसे है, कुछ WBC प्लेटलेट या RBCs में कुछ चेंजेस है क्या? दूसरा चीज उसको हल्दी नमक के गरारे करने के वो बाद भी अभी है ना मैम, CBC अभी तो मैं मैं बोला था लास्ट टाइम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन वालों का कैन का खून नहीं बनता है, और 2 यूनिट चढ़ाने के बाद भी हीमोग्लोबिन 4 या 5 रहता है, इसलिए मैंने उनको CA 125 कराने का सोचा। पर नहीं, CA 125 भी कराइए, और दूसरा कोई नहीं है। थोरैक्स का कंप्लीट ये कराइए मैडम, स्कैन कराइएगा, स्कैन, ठीक है ना। कल भी किसी ने केस डिस्कस किया था, और कुछ लोग ऐसे पूछते हैं सर को कि कैंसर। हाँ हाँ, नहीं कल की संभाषा में, परसों की संभाषा में सुन रही थी। मैंने उस दिन पहले बताया था।
नहीं आपकी नहीं, किसी और ने पूछा था। मैं एक्चुअली पैनल पे वही बोल रही हूँ, तो वो मैं कैंसर है या कौन सा डिसीज है, इसके लिए आयुर्वेद में दवाइयां नहीं है, लेकिन वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी संप्राप्ति है, कौन सा दोष से कौन सी धातु दूषित है, उसको अगर आप ट्रीट करते तो यू कैन ट्रीट एनी डिसीज, इट में बी ऑटो इम्यून, इट में बी कैंसर, इट में बी एनीथिंग। लेकिन जो लोग ये पूछते ना कि ये मेरा रिपोर्ट है पेशेंट का, उसको जी क्या मैम। दिया जाए, उनका सबसे पहले गलती ये हो रहा है कि वो केस टेकिंग ठीक से नहीं कर रहे। बार बार सर बताते कि आप केस टेकिंग करो, फिर केस लाओ या पूछो। तो प्लीज वो जो भी लोग हैं वो आर वेरी मच एक्साइटेड, आप आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करिए, लेकिन पहले अच्छी तरीके से केस लेके वो पेशेंट कैसे एंटर हुआ है वो देखिएगा। कल एक सीए शायद ओरल कैंसर की मैंने केस, एक और किसी ने बोला कि लीवर कैंसर पे मैं ये देता हूँ। मुझे ये नहीं समझता, बिकॉज मैं आज 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ये दवाई कैंसर की, ये दवाई किडनी फेलियर की, इस तरीके से नहीं होता है। किडनी फेलियर के इतने सारे चेंजेस, स्थिति, देन उसकी स्टेजेस, उसके रीजंस, उसका हेतु, एमकेडी अलग है, सीकेडी अलग है। तो ये सारी चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि जैसे एंटी कैंसरस केमो रेडियोथेरेपी, जबकि उससे कैंसर थेरेपी के बाद में, केमो रेडियोथेरेपी के बाद में कैंसर ठीक भले ही नहीं हो, लेकिन उन्होंने इसको नाम दे दिए है। हमारा वैसा नहीं है। शायद वो चिकित्सा का स्रोत हमारे विद्रधी चिकित्सा से आया होगा, या फिर हमारे गृहिणी चिकित्सा से होगा, कोई योग होगा कि जो, जैसे सर कल देखिए बता रहे थे कि आप अगर इस पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप इसको पित्तज गृहिणी की तरह करिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये, तो वो चीज से आप सीखिए ना। मत लोग ऐसे बोलते कि इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ऐसे नहीं होता है आयुर्वेद में। ठीक है, ऐसे तो मैं 4-5 फॉर्मुलेशन सभी दे दूं कि ये कैंसर पे चलते हैं, करिए आप यूज, और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आयुर्वेद के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। आप बराबर जा रही है मैडम, इसके साथ में आप अपर जो भी है इसका ईएनटी पूरा कंप्लीट और थोरैक्स स्कैन कराइएगा, ठीक है। और डॉक्टर सुनील, मैंने उन लोग को पूछा तो था कि इससे पहले किसको दिखाया है, अगर कोई रिपोर्ट होंगी तो। डॉक्टर सुनील गिल जी, आप कुछ बोलना चाहते थे सर? नहीं बोलना चाहते, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। हम अब सब लोग सो जाइए, कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम सर।